अरूज फ़त्हे दास्तां वो जो ज़ालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। अल्लाहु अकबर। कल तलवारें फैसला कर देंगी तख्त किसको मिलेगा। या फतह पाएंगे या शहादत। पिछली जंगों से बहुत मुख्तलिफ है ये जंग। हम सुल्तान को जंग के लिए रुखसत करके आ रहे हैं। दमश्क की फतह हर दर्द की दवा। तख्त की ये जंग मौदूद को जीतनी चाहिए। नूरुद्दीन जंगी आखिर अपने आप को समझता क्या है? जंग के नक्कारे बजा दिए जाए। आज हम दोनों का हिसाब मेरी तलवार साफ करेगी। वो सूरज निकलने से पहले ही गुरूब हो जाए। Karate Kid. Eksik olmaz yüksek dağın. Alemdir yazmış fermanı, dağın dumanı. Yaradan aşkına 8000 alem devri. Eksik olmaz yazmış fermanı. Allahu alem bana mürür. Yaradan aşkına Ferrin izinde yürür. Alem devri devranı.
Mevdut.
सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी की नई एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में अस्कलान दिखाया जाता है, जहां पर कारतिगन मलक महदूद के पास मौजूद होता है। मलक महदूद उसको रोटी का टुकड़ा देता है। इतने में तुरान शाह भी वहां पर आ जाता है और कहता है, इन तमाम परेशानियों के बावजूद जो आपने हमारे लिए पैदा की, आप मुझसे क्या बात करेंगे? मैं ना तुम्हारी बात सुनूंगा और ना तुम्हारा खाना खाऊंगा। कारतिगन कहता है, वो ठीक कहता है मेरे चीते, चौका हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं, तो फिर इस मेज़ पर गोश्त का पहाड़ क्यों बना रखा है? क्या हम बकरियों की तरह नमक चाटने वाले हैं? मलक महदूद कहते हैं, जो गुजर चुका है इसे भूल जाओ, चलो नमक और रोटी बांटते हैं ताकि हम भाइयों की तरह नमक और रोटी का हक हासिल कर सकें। हम अपनी रफ़ाकत को यकीनी बनाएंगे। तुम एक बहादुर और मजबूत आदमी हो। तुमने अपने कलाई के ज़ोर से अपने कबीले को बचाया, यही तुम्हें ज़ेब देता है। मुझे भी आप जैसे मर्दों की ज़रूरत है। तुरान शाह कहते हैं, आप किसके साथ खड़े हैं? क्या आप इस जंगी रियासत के साथ नहीं जिसने हम पर जुल्म किया? मलक महदूद कहता है, मैं अब सुल्तान नूरुद्दीन के साथ एक सफ़ पर नहीं हूँ। जैसे तुमने अपनी ताकत से सलाहुद्दीन के होते हुए खुद हुक्म देना शुरू किया, मैं भी सुल्तान नूरुद्दीन के साथ यही करूँगा। हमारे हरीफ एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हैं, हम भी अब से मुत्तहिद होंगे। तुरान शाह कहता है, मैंने अपना रास्ता खुद खींच लिया है, अब से मैं किसी के साए में कदम नहीं रखूँगा। मलक महदूद कहते हैं, मैं तुम्हें अपने साए में रहने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें हमारा साथ देने को कह रहा हूँ। मुनासिब वक्त आने पर मैं रियासत संभालूँगा। अगर तुम मेरे साथ खड़े रहे तो मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारा साथ दूँगा और तुम अपना कबीला सलाहुद्दीन से लेकर हुकूमत करोगे। तुरान शाह कहते हैं, अगर मैं सरदार बन गया तो किसी और की हुक्मरानी कबूल नहीं करूँगा, मैं अपनी रियासत कायम करूँगा और मैं किसी और से हुक्म नहीं लेना चाहता। मलक महदूद कहता है, तुम्हें यही ज़ेब देता है, यही मुनासिब है। क्या तुम अब हमारे साथ इत्तेहाद करोगे? तुरान शाह नमक उठाता है और उसको चखता है। ये देखकर मलक महदूद खुश हो जाता है। यहाँ पर शाम दिखाया जाता है, जहाँ पर अजान हो रही होती है। सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि इतने में अब्राम बर्नार्ड अपने सिपाहियों के साथ आता है और तीर मारकर मुइज़्ज़िन को वहीं पर शहीद कर देता है। ये देखकर सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। सलेबी सिपाही मुसलमानों को मार रहे होते हैं। बर्नार्ड कहता है, शाम अब सलेबियों की सरजमीन है, अब से शाम में अजान नहीं दी जाएगी, लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे और ना ही मसाजिद जाएंगे। आदमी कहता है, हमें नमाज़ पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुसलमानों की सरजमीन पर अजान कभी खामोश नहीं हो सकती, आप हमें रोक नहीं सकते। वो आगे बढ़ते हैं और बर्नार्ड पर हमला करने लगता है कि इतने में उसका सिपाही आगे बढ़ता है और हमला करने वाले को वहीं पर पकड़ लेता है। बर्नार्ड कहता है, समझ गए, जब तक मैं तुम्हारे सर न काट दूँ तुम लोग बात नहीं मानोगे।
برنارڈ آگے بڑھتا ہے اور اس بندے پر حملہ کرنے لگتا ہے کہ اتنے میں عمر ملا وہاں پر آ جاتے ہیں اور برنارڈ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو وہیں پر روک لیتے ہیں۔ یہاں پر سلطان پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے؟ شیرکو سر جھکائے کھڑا رہتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نور الدین آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو وہ شہر لے چکے تھے۔ میرے سلطان اذان کی آواز اب سنائی نہیں دے رہی۔ شیرکو کہتے لگتا ہے سلیبی نے اذان پڑھنے نہیں دے رہے۔ سلطان کہتے ہیں شام، عالم اسلام کا موتی، ہمارے تخت کا بستر۔ اگر شام میں اذان کی آواز رک گئی تو عالم اسلام خاموش ہو جائے گا۔ اگر انہیں وہاں نماز نہیں پڑھنے دیا تو پورے مسلمان سر جھکا لیں گے۔ یہاں پر عمر ملا کہتے ہیں ہماری اذان کو خاموش نہیں کر سکتے، ہمیں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ برنارڈ کہتا ہے تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے روکنے کی؟ تم کون ہو؟ عمر ملا کہتے ہیں مظلوموں پر رحم کرنے والا لیکن ظالموں کے خلاف غضب دکھانے والا اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ برنارڈ کہتے ہیں میں بھی یسوع مسیح کا حلف لیا ہوا جنگجو ہوں، یہ جگہ اب عیسائیوں کی ہے، تم لوگوں کا دور ختم ہو چکا۔ عمر ملا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوموں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، لیکن مجھے یہاں ہمدردی، رحم یا انسانیت نظر نہیں آ رہی۔ جو کچھ تم لائے ہو وہ تمہارے مذہب کی حقیقت نہیں ہے۔ برنارڈ مسکراتا ہے۔ عمر ملا کہتے ہیں یہ ایک توہم پرستانہ عقیدہ ہے جسے آپ لوگ اپنے ظلم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ برنارڈ کہتے ہیں میں انجیل میں لکھی صرف ایک بات جانتا ہوں، وہ سب جو اپنی تلواریں کھینچتے ہیں وہ تلوار سے مریں گے۔ یہ کہہ کر وہ عمر ملا کی گردن پر تلوار رکھ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود لوگ شور مچاتے ہیں۔ برنارڈ کہتے ہیں لگتا ہے تم مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی شخص ہو، انہوں نے اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی تھی۔ اب اگر میں تمہیں ان کے سامنے مار دوں تو وہ دیکھیں گے کہ میں کتنا ظالم ہوں اور وہ ڈریں گے کیونکہ میں نے ان کے دانش مند کو مار ڈالا۔ عمر ملا کہتے ہیں ہم موت سے نہیں ڈرتے، شہادت ہماری محبت کو بھڑکاتی ہے۔ میں یہاں شہید ہوا تو وہ بھی شہادت کی طرف بھاگیں گے، چاہے موٹی پر کیوں نہ ہو۔ شہادت پانے کی آرزو رکھنے والوں کو ظلم کے پہاڑوں جتنے بڑے لشکر نہیں روک سکتے۔ برنارڈ کہتے ہیں کیا شہادت آپ لوگوں کے لیے اتنا اہم ہے؟ عمر ملا کہتے ہیں آپ لوگوں کے دنیاوی عزائم سے کئی گنا بڑھ کر۔ برنارڈ تلوار ہٹاتا ہے اور کہتا ہے خوب، بالکل اسی لیے میں تمہیں شہید نہیں کروں گا عقل مند آدمی، تاکہ آپ یہ دیکھ لیں کس طرح ہماری دنیاوی طاقت شہادت کے لیے آپ کی محبت کو ختم کر دیتی ہے، صرف اسی لیے۔ یہاں پر صلاح الدین کہتے ہیں اگر وہ صرف میرا تاج تخت لے لیں۔ سلطان کہتے ہیں اگر وہ صرف میرا تاج اور تخت لے لیں مجھے پریشانی نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے ہم پر اتنا بوجھ ڈالا کہ اللہ اب شام کو واپس فتح کرنا میرا فرض ہے۔ ہم نے شام کے دفاع کے لیے محدود سے سپاہی مانگے تھے، کیا اس نے نہیں بھیجے؟ کیا ہوا ہے؟ فوری طور پر تحقیقات کرو۔ شیرکو کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم میرے سلطان۔ صلاح الدین کہتے ہیں انہوں نے اب ہماری ناموس کو ٹھیس پہنچائی، ظلم کا ماتم نہیں کرنا چاہیے، ظالموں کو اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ اب اپنے سپاہیوں کو جمع کرو اور ہم شام جا رہے ہیں، سلطان کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ابراہم کہتا ہے آپ نے مجھے غلط ثابت نہیں کیا برنارڈ، آپ نے ہمارے دشمن کے دل شام پر بہت ہی کم وقت میں قبضہ کر لیا۔ برنارڈ کہتے ہیں میں نے ان کا دل لے لیا، جلدی ان کا سر کاٹ دوں گا۔ میں نے سلطان نور الدین کے چاہنے والوں کو بھی قید کر لیا، ان جیسا آدمی اپنے پیاروں کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، وہ جلد ہی گھٹنے ٹیک کر میری بات مان لے گا۔ ابراہم کہتا ہے اگر سلطان نور الدین آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا تو پوری اسلامی دنیا گھٹنے ٹیک دے گی۔ آپ بہت ہی عظیم کام کے دہانے پر ہیں برنارڈ۔ برنارڈ کہتا ہے میں اپنے لیے بھی کچھ کرنے کے دہانے پر ہوں۔ کئی برس قبل انہوں نے طرابلس کی کاؤنٹی کے لیے میرے والد کو قتل کیا، اب میں وکٹوریا سے شادی کروں گا اور ان کا تخت سنبھالوں گا۔ جلد ہی میری بہن ایلیسا یہاں ہوگی، میں اپنے برسوں کی اذیت کا بدلہ لوں گا۔ یہاں پر بورو قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر کارتیکن کہتا ہے میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ کیا مطلب سلیبیوں نے شام پر قبضہ کر لیا؟ کیا مطلب انہوں نے میری بہن کو گرفتار کر لیا؟ سپاہی کہتے ہیں میرے صاحب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے شام پر قبضہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے چاروں طرف سلیبی پرچم بھی لہرا دیے۔ کارتیکن کہتا ہے وہ نور الدین کیا کر رہا ہے؟ اس نے اپنا دارالحکومت بھی کھو دیا اور اپنی شادی کے دن اپنی خاتون کو قید ہونے دیا، وہ ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ سپاہی کہتا ہے سلیبیوں نے شام پر تب قبضہ کر لیا جب انہوں نے غزہ پر حملہ کیا۔ کارتیکن شدید غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے
आह बहन खातून आ, मैंने तुमसे कहा था कि इस आदमी से शादी ना करो। ये देखो, ये आसमानों के खुदा की लानत है। मेरे बेटियों तैयार हो जाओ, हम शाम पर हमला करेंगे। हम अपनी बहन खातून और छोटी बहन को बचाएंगे। हम इसे तबाह कर देंगे और इन सब को मार डालेंगे। यहाँ पर मलका बर्नार्ड के पास आती है। बर्नार्ड कहता है कैसा लग रहा हूँ, क्या मैं तख्त पर अच्छा लग रहा हूँ? मलका कहती है मैं तुम्हें शाम पर कब्ज़ा करने पर इसे बतौर एक इनाम पेश करती हूँ, तुम जैसे चाहो इस पर बैठ सकते हो। बर्नार्ड कहता है तुम इसे तैयारी के तौर पर सोच सकती हो, मैं जल्द ही कुद्स के तख्त पर बैठूँगा। मलका कहती है कुद्स के तख्त पर बैठने की बात कहाँ से आई? बर्नार्ड कहते हैं मैंने जितने भी वादे किए थे वो पूरे किए। मैंने गज़ा का दफ़ा किया, मैंने शाम पर कब्ज़ा कर लिया, इससे अब हमारी शादी करने में कोई रुकावट नहीं है। अब मैं अभी से शादी की तैयारी शुरू करूँगा। इतने में बर्नार्ड का सिपाही उधर आता है और कहता है, पूछता है सुल्तान। बर्नार्ड पूछता है क्या वो सलाउद्दीन मर गया? बर्नार्ड का सिपाही कहता है वो बच गया है जनाब। बर्नार्ड शदीद गुस्से में होता है और पूछता है वो कैसे बच गया? बर्नार्ड का सिपाही कहता है सुल्तान नूरुद्दीन ने इसकी मदद की, अब वो शाम की तरफ आ रहे हैं। मलका विक्टोरिया कहती है और तुम शादी की बात कर रहे हो, सबसे पहले अपने काम को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाना सीखो। जंगियों को मुकम्मल तौर पर तबाह किए बगैर हम जीत नहीं सकते। इनकी तमाम ज़मीनें ले लो और जंगियों को तबाह करो, वरना शादी और कुद्स के तख्त पर बैठने के बारे में भूल जाओ। ये कहकर मलका वहाँ से चली जाती है और बर्नार्ड शदीद परेशान होता है। और नाज़रीन यहीं पर सलाउद्दीन अय्यूबी की एक किस्त का इख्तिताम हो जाता है। इस दोपहर को भी बेगम जहांगीर ने अपनी जुड़वा बच्चियों में से एक यानी गीता को बतौर सज़ा बिस्तर में लिटा रखा था। उनका ख्याल था कि बिस्तर में लिटाकर मुक़य्यद कर देने वाली सज़ा दूसरी सज़ाओं के निस्बत ज़्यादा मुहज़्ज़िब और शाइस्ता किस्म की सज़ा थी और ज़्यादा पुर असर। मगर गेती भाको इनको तो ये सज़ा तकरीबन रोज़ ही मिलती थी, जबकि अर्जुमंद को शायद ही कभी मिलती हो। उनकी दोनों जुड़वा लड़कियों की शक्लों और मिजाजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अर्जुमंद खालिस मुगलई खदुखाल वाली तंदुरुस्त और नाजुक अंदाम थी और गेती मंगोली नक्शनुगार की मोटी ताज़ी थी। अर्जुमंद बेहद माकूल और फरमाबरदार और बेहद सरकश और बेकाबू। सबसे ज़्यादा जो सज़ा उसको खुलती थी वो बिस्तर में मरीज़ों की तरह कई घंटे लेटे रहना थी। इस सज़ा का अजीब रद्द-ए-अमल होता था। सारे दिन मरीज़ों की तरह बिस्तर में पड़े पड़े गुस्सा और बगावत ऊपर उभर कर उसके दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें तैयार करती। कभी वो ख्याल ही ख्याल में अपना बिस्तर बक्स लेकर मालिक की कोठड़ी में पहुंच जाती और कभी कभी दादी अम्मा के घर अक्सर यूँ भी होता कि उसके तसव्वुर में अब्बा मियाँ उसके मचलने और ज़िद करने पर अम्मा बेगम को पानी के जहाज़ पे बिठाकर ना जाने कहाँ भेज दिया करते और ख़ुद पान वाली से शादी कर लेते, जो उसको मसाले और पेपरमिंट डालकर पान खिलाती और सर्दी में उसके कोट की जेब में मूंगफलियों से भर दिया करती। कितनी मौज आ जाए जो यूँ हो जाए। वो बिस्तर में पड़े पड़े कहके लगाती। अम्मा बेगम डांटती, क्यों पागलों की तरह हंस रही हो? अर्जुमन कैसे सीधेपन और मुहज़्ज़िब आदतों पर वो उसको इस कदर चिढ़ाती कि रफ्ता रफ्ता वो एहसास कमतरी में मुब्तला होती जा रही थी। अम्मा बेगम ना सिर्फ ये कि गेती को डांटती डपटती और सज़ाएँ देती रहती, बल्कि वो उसे हकीकतन बेजार थी। खुदा जाने क्यों उन्हें रोज़ बरोज़ इस लड़की से चिढ़ होती चली जा रही थी। उसके ख़िलाफ़ उनके दिल में एक अजीब सी नफ़रत कड़वटें लिया करती थी और जिस दिन वो उसको कोई सख्त सज़ा दे लेती उस दिन इनके दिल को उसकी तरफ से हल्का हल्का रहता। उसको मारते वक्त उनको एक नामालूम सी लज्जत और सरूर का एहसास होता और वो गैर इख्तियारी तौर पर ज़रा सी बात पर उसको धनक कर डाल दिया करती थी। अपनी इस कैफियत को वो खुद समझ ना पाती थी, इसलिए उसको दुख दर्द और बीमारी पर वो इसी तरह तिलमिला उठती जैसे अपने दूसरे बच्चों के लिए बेकरार होती थी। बल्कि बीमारी के आलम में इसको मजबूरी और पसाई के आलम में इटा देकर उनको अजीब तस्कीन सी होती थी। वो इंतहाई तवज्जो और ख़्याल से इसकी तीमारदारी करती थी और इन दिनों वो ख़ुद भी इतनी बदल जाती थी कि ख़ुद भी इनको हैरत होती थी। और जिस दिन का ये वाक़या, उस दोपहर को सब पिछले बरामदे में बैठे हुए सिलाई में मशगूल थे। सहूलत की जहेज़ की धुलाई ज़ेर बहस थी। चची जान का कहना था कि तेज़ हरे रंग की बनारसी म्यान तय पर सरदई आप रवा का दुपट्टा खिलेगा और अम्मा बेगम की राय थी कि गोट का बड़ा खा लहरदार ज़्यादा अच्छा रहेगा। सहूलत उनसे कुछ फासले पर उनकी तरफ से पीट के मोंडे पर बैठी एक टी कोज़ी बना रही थी
आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और कई दिन बाद इतनी हवा चली थी कि अम्मा बेगम ने छत का पंखा बंद करवा दिया था। दोनों बच्चे हाथ मामूल अपने कमरे में सुला दी गई थी और अब इनके जागने का वक्त करीब था, मगर गेती के जागने का सवाल ही ना था। हवा के ठंडे और लतीफ़ झोंकों ने इसकी भोली भटकी नींद को भी उड़ा दिया था और वो खिड़की के करीब खड़ी बाग के पिछले हिस्से से आती हुई रेल को बड़े गौर से सुन रही थी। एक भारी एक झोंके के साथ जामन का दरख्त जुमा और उसकी जामनों से लदी हुई शाखें ज़मीन तक झुक आई। गेती का दिल काली काली जामने देखकर बेख्तियार हो गया। अर्जमंद अर्जमंद चलो जामने तोड़ते हैं। उसने अर्जमंद का शाना हिलाया जो बज़ाहिर सोई हुई थी। उसी सुहानी रुत में नींद तो उसे बिना आई थी, मगर वो मुकर किए पड़ी थी। उसकी आंखों के पटे मकारी की नींद के बाद सुकड़े हुए थे और पट पट फड़क रहे थे और हर आहट पर वो सांस रोककर बमुश्किल आंखों की साकत कर लेती थी। शी, उसने आहिस्ता से कहा, अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या ज़्यादा से ज़्यादा पिटाई हो जाएगी। गीती ने लापरवाही से कहा और बाहर को चलती। नीम के दरख्त के नीचे चुना बैठा और अपने कंचों का हिसाब कर रहा था। आओ चुन्ना, चलो जामने तोड़ते हैं। नहीं भाई, तुम आप ही तोड़ो, कौन तुम्हारे साथ जाकर मार खाए। चुन्ना ने जल्दी से अपने कंचे छुपा लिए, इसलिए कि उनमें कोई गोलियां गेती की भी शामिल थी। मत जाओ कमबख्त कहीं के, कौन मारता है तुमको, कौन मारता है। उस दना कैसे शरारती को पिटवाया था। अच्छा मत जाओ, कौन बुलाता है तुमको। और वो दरख्त पर जा चढ़ी। इनकार के बावजूद चुन्ना भी दरख्त के नीचे पहुंच गया। मैं भी आऊँ, उसने नीचे से ताका। अब मत आना, आओगे तो धक्का देकर गिरा दूंगी। मजबूरन चुन्ना नीचे गिरी हुई जामने ढूंढ कर खाता रहा। अल्लाह करे गिर जाए ऊपर से, उसने दिल ही दिल में कोसा और वो मज़े से एक गद्दे पर बैठी जामने खा रही थी। उसने अपनी फ़राक की जेब में से नमक की पुड़िया निकाली और चुन्ना को तरसाया। हमारे पास तो नमक भी है, हम तो नमक से खा रहे हैं, अल्लाह करे हाथ टूट जाएँ। चुन्ना ने चुपके कोसा। टुन टुन साइकिल की घंटी बची और ये साइकिल सफ्तर यासीन की थी, जो अब बगैर सदा लगाए आ जाता था। नीचे से चुन्ना ने गीती को डराया। बेगम साहब गुसल खाने के दरवाजे में खड़ी इधर ही देख रही थी। आज होगी पिटाई, बाप रे मैं तो भागूं। और गीती गड़बड़ा गई। बुखलाहट में उतरते उतरते इसका पाँव फिसल गया और न जाने क्या इत्तेफाक हुआ कि वो गुद्दे समेत नीचे आ रही और गिरते वक्त उसके जहन में सिर्फ ये ख्याल था कि सारी मोटी मोटी काली जामने बच गई। गिरते के साथ ही उसने टुन टुन खड़क धड़ाम की आवाज़ सुनी, जैसे किसी ने कसदन चलती हुई साइकिल हाथ से छोड़ दी। दूसरे लम्हे उसने उठना चाहा तो वो एक आह उसके मुंह से निकल गई। उसने बेबसी से सर घुमाया, देखा चाइना मैन उसके सरहाने झुका हुआ उसको फिक्रमंदी से देख रहा था। कोकू, चोट तो नहीं आई? उसने जवाब देने के बजाय बेबसी से उसकी तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। और सफदर यासीन दोबारा उसके ऊपर झुक गया। उसकी आंखों में दर्द की लहर और बेबसी यूँ चमकी थी जैसे किसी जख्मी शेर की आंखों में मचलती हुई कर्ब की लहरें। और अब वो यूँ आंखें बंद किए लेटी थी जैसे अपनी मसहरी में सोई हुई हो। उसकी गुलाबी और नफीस फराक जा बजा जामनों के ओहदे कुचले में लिथड़ी हुई थी। ऊँट होदे हो रहे थे, पैरों से जूते गायब थे और सीधे सियाह बाल पेशानी पर बिखरे थे और पेशानी की बाईं तरफ एक कंकड़ ने चुभकर जख्म बना दिया था जिसमें जीता जीता खून रिस रहा था। और यूँ लेटी हुई वो खालिश चिकनी चीनी लड़की नज़र आ रही थी। उसने झुककर धीरे से उसको आवाज़ दी, कोकू। चन्ना मौके की नज़ाकत का एहसास होती वहाँ से बगटर उड़ा और सीधा अपने क्वार्टर में जाकर दम लिया। सफदर ने जेब से रुमाल निकाला और इसके जख्म पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता खून को इसमें जज्ब करने लगा। कोको, इसने फिर से इसको आवाज़ दी और जवाब ना पाकर उसको होशियार करने के ख्याल से पेशानी पर हाथ रखा जो बिल्कुल सर्द थी। अरे ये तो बेहोश है। इसको पहली दफ़ा एहसास हुआ जहाँ एक मुमकिन हो सका। उस कदर आराम से उसने उसको अपने हाथों में उठा लिया और चूर चूर बोलती हुई मोरम पर जल्दी जल्दी चलता होगा बरामदे में जा पहुँचा। उसके दोनों हाथ घिरे हुए थे और घंटी का बटन दबाना नामुमकिन था। चनाचा उसने पूरी ताकत से आवाज़ दी, चाइना मैन, चाइना मैन। ओहो, क्यों इतना शोर मचाते हो? सुल्तान ने झिंझलाकर गैलरी का दरवाज़ा खोला और उसकी तरफ देखकर ठटक गई। हाय, क्या हुआ इसको? जब मैं गेट के अंदर दाखिल हो रहा था तो मैंने इसको गिरते देखा और मैंने अपनी साइकिल वहीं पटक दी, मगर मेरे पहुंचने से पहले गिर चुकी थी। ओह, सूलत का चेहरा कागज़ की तरह सफ़ेद हो रहा था। जल्दी करो, बताओ ना इसको कहाँ लिटाऊँ? ये बहुत भारी है, मेरा हाथ थक गया। ओह, सूलत अंदर चली गई। किस कदर पागल है, सफदर ने सोचा। अब क्या मैं इसकी इतनी भारी सी बहन को सारी उम्र अपने हाथों पर उठाए खड़ा रहूँ? उसने सर झुकाकर उसके चेहरे की तरफ देखा और खुद ही मुस्कुरा दिया। कौन कहता है ये उस लड़की की बहन है? ये तो बस खासुल खास मेरे अपने मुल्क की लड़की मालूम होती है। गैलरी में सख्त खुला बिल्ली सी सुनाई दी और कई कदम आगे बढ़े। लाओ अंदर ले आओ। चाची जान ने बेहद परेशान आवाज़ में सफदर को इशारा किया और वो अंदर कमरे में आ गया। और ये कमरा उसकी माँ का था जो सर पकड़े तख्तों के चौकों पर बैठी थी। बच्ची को मसेरी पर लिटा देने के बाद भी वो उसके सरहाने खड़ा रहा। सूरत आकर उसके सामने बैठ गई। उसकी नब्ज़ टटोलने लगी। ए बेटा, इसकी नब्ज़ तो चढ़ रही है ना?
अम्मा बेगम ने आवाज़ में लर्जिश दी। बिल्कुल ठीक है, अब इतना ना घबराइए। इसने उसको मुड़े हुए पैर को सीधा करना चाहा तो वो सारी जान से लरस गई। मालूम होता है फ्रैक्चर हो गया है इसे, ये तो भागो अपनी हड्डी तोड़ ली। वो रो देने के करीब हो गई। बच्ची को होश में लाने की कोशिश करना चाहिए, मजबूरन सफदर ने सोलत से कहा। ओ हाँ, सोलत लपक कर अम्मा बेगम के ड्रेसिंग रूम से यूडी क्लोन की शीशी उठा लाई। ठंडे पानी के छींटों और यूडी क्लोन की खुशबू के असर से उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। सारे घर को अपने इर्द गिर्द देखकर फतहमंदी और तस्कीन का एहसास उसके सारे वजूद पर छा गया। अरे कोई गर्म दूध तो लाना, सोची जान ने घबराहट में हाथ हिलाए और सोलत लपक कर गर्म दूध की प्याली ले आई। ये कमरा बेहद नफासत से सजा हुआ और इसमें खड़े बैठे हुए सब लोग ही खूबसूरत और दिल अवेज थे, लेकिन सफदर यासीन को इस वक्त कतई ये एहसास न था। और जब ये मालूम हुआ कि यूँ लेटे लेते वो दूध नहीं पी सकती तो दुआओं की अलमारी से फीडिंग कप निकाल कर दूध उसमें उंडेल लाया गया, मगर उसने फीडिंग कप को पकड़ने वाले हाथ को अपने हाथ से हटा दिया। तब सफदर यासीन उसके करीब आकर घुटनों के बल बैठ गया। कुकू पी लो, उसने सूलत के हाथों से बगैर कुछ के फीडिंग कप लेकर उसके मुंह से लगा दिया और कुकू ने दर्द से लबरेज मगर मुस्कुराती आंखों से उसको देखते हुए सारा दूध गुट गुट पी लिया। फिर वो सरगोशी में बोली, चिन चिन चाइना मैन, तुम आज अंदर आ गए, अब तुमको इस बड़ी अलमारी में बंद किया जाएगा, अब तुम घर से नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी दर्द तो नहीं, बहुत दर्द है, मेरी तो हड्डियाँ टूट गई हैं। वो बेबसी से मुस्कुराती, बहुत बहादुर हो तुम। इसने उसकी काली घटाओं से भी ज़्यादा काले बाल उसकी पेशानी से हटा दिए। अचानक अम्मा बेगम के चेहरे पर नागवारी सी छा गई, जैसे कोई बहुत गलत बात हो गई हो। अब इससे कहो कि बाहर जाए, वो मुँह फेर कर सूलत से बोली। सूलत ने एक नज़र उनको देखा और फिर होजल सी होकर चाइना मैन से अंग्रेज़ी में कहा, तुम्हारी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। अब हम इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हाँ, अपने अब्बा को इतला दे दो, मैंने उनको फ़ोन कर दिया, वो अभी गाड़ी भेज रहे हैं। क्यों, तुमने बताया नहीं कि इसकी हड्डी टूट गई है? फजूल परेशान होते शायद।